पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं गति परिवर्तन की दर के बारे में। गति परिवर्तन की दर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि गति परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, जिसमें से एक को कहा गया चाल और दूसरे को कहा गया वेग। ओके, चाल क्या होता है? चाल आपको बताया गया कि एकांक समय में तय किए गए दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। उसी को हम लोग दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। दूसरी भाषा में इसको कहते हैं दूरी परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ओके, और वेग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसको भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ओके, तो इतनी बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इस पर एक दो सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, तो अच्छे से समझ में आया होगा शायद। बाकी की चीज़ें आप लोग किताब में से पढ़ सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है चाल तथा वेग में अंतर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिखिए चाल स्पीड और दूसरी तरफ लिखिए वेग वेलोसिटी। ठीक है, और इस तरह से टेबल बना लीजिए। ओके, चाल में पहला लिखिए, ये क्या होता है? दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, वेग के सामने लिखिए पहले नंबर में विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। ओके, दूसरे नंबर में लिखिए, आपको पहले ही पता है कि यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसके बारे में भी आपको पता है कि यह एक सदिश राशि है। ठीक, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, यह सदा ही धनात्मक होती है, क्योंकि अदिश राशि है ना। अदिश राशि में ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन यह सदा धनात्मक होती है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए, यह दिशा के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट कि चाल और वेग में क्या अंतर है। इसको लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक,
तो हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि गति परिवर्तन की दर क्या है ना। तो गति तो हम लोग देख लिए कि दूरी परिवर्तित हो सकती है, विस्थापन परिवर्तित हो सकता है, तो समय के अनुसार कितना बदलता है उसी को हम लोग कह दिए गति परिवर्तन की दर। इसी तरह से ये वेग और वेग भी बदलता है। चाल को छोड़िए, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, तो इसके परिवर्तन को हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। इसका परिवर्तन इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो जैसे कि आप लोग बाइक पे बैठते हैं तो उसका एक्सेलरेटर घुमाने पे उसकी चाल बढ़ जाती है, या फिर कहें कि उसका वेग बढ़ जाता है ना। तो यानी कि वेग परिवर्तन की भी दर होती होगी, कि तुरंत ही तो नहीं बढ़ जाता है ना, क्योंकि घुमाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में। ओके, तो यानी कि वेग भी परिवर्तित होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण। एक नया क्वांटिटी आया, एक नया राशि आया जिसको कहा गया त्वरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। इसी के नाम पे बाइक के हैंडल को एक्सीलरेटर नाम दिया गया। एक्सीलरेटर गाड़ी में भी होता है, बाइक में भी होता है, और इसमें कार में भी होता है, ट्रक में भी होता है, जितने भी हैं है ना, सब में एक्सीलरेटर होता है। इसी के नाम पे, एक्सेलरेशन के नाम पे उसका नाम एक्सीलरेटर रखा गया है, क्योंकि वो क्या करता है, वेग को बदल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी ये मत लिख दीजिएगा कि चाल परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, ठीक। अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब इसका फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण a बराबर, त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। a बराबर v माइनस यू बटा t, क्योंकि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, पहले u था, बाद में v हो गया, यानी कितना बदला, v माइनस यू बदला, है ना। तो वेग परिवर्तन और कितना टाइम लगा, t समय लगा, ये परिवर्तन होने में t समय लगा। तो फार्मूला मिल गया a बराबर v माइनस यू बटा t, और इसका मात्रक निकालना रहेगा तब। ये ऊपर जो है वेग है या चाल है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, t का मात्रक प्रति सेकंड हो गया। मतलब कि त्वरण क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड, उसको कहते हैं हम लोग त्वरण, है ना। तो ये मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, अथवा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, त्वरण का मात्रक। ओके, यहीं से एक और फार्मूला लिख सकते हैं। पक्षांतर अगर कर दिया जाए तो t को इधर भेज दिया जाएगा तो ये at हो जाएगा, फिर u को भी इधर भेज दिया जाए तो u प्लस at हो जाएगा। अथवा यहाँ पे लिख दीजिए, अथवा इसको हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। बाद में इस समीकरण को कहा जाएगा गति का प्रथम समीकरण।
तो यहीं पे ये पता चल गया है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी मिल गया एक समीकरण। तो इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला काफ़ी काम आएगा, आप लोगों को सवाल भी लगाना रहेगा, है ना। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके आगे है, यदि किसी गतिमान वस्तु का किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। त्वरित गति कहलाती है ना। यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, सदिश राशि है, तथा इसका मात्रक अभी हम लोगों ने देखा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका सिंबल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, अगली हेडिंग लिखिए, त्वरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। है ना। त्वरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हेडिंग डालिए, एक समान त्वरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में होने वाला वेग परिवर्तन, समान समय में, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे मुक्त अवस्था में नीचे गिरती हुई किसी वस्तु का त्वरण, है ना। जैसे किसी वस्तु को हम लोग छत पर से नीचे की तरफ गिराते हैं
तो उसका वेग बदलता रहता है और वो समान समय में समान परिवर्तन होता है ना। तो उस स्थिति में त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। दूसरा असमान त्वरण, है ना। त्वरण दो प्रकार का होता है, तो पहला हम लोग पढ़ लिए एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण। असमान त्वरण इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या हुआ? समान समय में समान वेग परिवर्तन हुआ। यहाँ पे क्या होगा? समान समय में असमान वेग परिवर्तन होगा। बस इतना ही अंतर है ना। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान वेग परिवर्तन होता है तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण कहलाता है। ओके, यह नहीं, ऐसे लिखते हैं असमान त्वरण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा त्वरण के प्रकार में कि यह दो प्रकार का होता है। एक तो है एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण। अब असमान त्वरण भी दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये क्या है ना। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण कहलाता है। ओके, दूसरा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक अथवा इसी को दूसरा नाम दिया गया है मंदन त्वरण। मंदन त्वरण इसको कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पे देखिए धनात्मक त्वरण में हम लोग कि समय के साथ वेग बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं त्वरण धनात्मक है। इसमें क्या होगा? समय के साथ वेग घटेगा। यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक त्वरण अथवा
मंदन कहलाता है, मंदन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बाइक पे बैठे रहते हैं, तो जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो स्पीड तुरंत जीरो थोड़ी हो जाती है ना। वेग उसका तुरंत जीरो नहीं हो जाता है, धीरे धीरे जीरो होता है, मतलब घटता जाता है पहले, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि त्वरण लगता है उस पर, एक मंदन त्वरण, है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में। इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ग्राफ ही कहते हैं, है ना। ये क्या होता है? यह एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्राम है, जिसमें दो लंबवत अक्षों का इस्तेमाल, अक्षों ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का इस्तेमाल करके दो चर राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित किया जाता है ना। अभी ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ग्राफ में स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पर तथा स्वतंत्र राशि को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, लिख लीजिएगा, मैं भूल गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स अक्ष पर, तथा निर्भर राशि जिसको कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी निर्भर राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दूरी का फार्मूला हम लोगों ने देखा था ना, अरे हम लोगों ने चाल का या वेग का फार्मूला देखा था कि चाल बराबर, हम लोगों ने देखा दूरी बटा समय है। मतलब चाल बदल रही है जब दूरी बदल रहा है और समय बदल रहा है। इसको अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर चाल नियत हो, मतलब नहीं बदल रही हो, तो ये दूरी किस पे निर्भर कर रही है? समय पे, है ना। चाल अगर एक समान कर दिया जाए तो समय बदलने पर दूरी बदल जाएगी। जैसे हम अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं, ठीक, और हम लोग चलना शुरू किए एक समान चाल से, मतलब बदल नहीं रही है चाल, तो कुछ समय बाद हम लोग अपने घर भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है स्वतंत्र राशि, इसको कहा जाएगा स्वतंत्र राशि, जिसके बदलने से दूसरा बदल रहा है ना, स्वतंत्र राशि। और ये क्या कहलाएगा? निर्भर राशि। समझ में आया कि समय बदलने पर अगर चाल समान है, नियत है, तो दूरी बदलेगी, है ना। तो हम लोग इसको एक ग्राफ से दिखा सकते हैं। ग्राफ क्या होता है? दो लंबवत अक्ष बनाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, ये तीर दिखाएंगे तो इसको कहते हैं अक्ष। ये जो क्षैतिज रेखा होती है,
ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको कहते हैं यक्ष अक्ष और केवल एक्स लिखते हैं। ये होता है ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको कहते हैं वाई अक्ष और इसको वाई लिखते हैं, है ना। तो इस अक्ष पे हम लोग दिखाएंगे दूरी को और इस अक्ष पे हम लोग दिखाएंगे क्या, समय को, है ना, समय को, क्योंकि ये स्वतंत्र राशि है और ये निर्भर राशि है। निर्भर राशि को वाई अक्ष पे दर्शाया जाता है, स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पे दिखाया जाता है। तो हम लोग एक ग्राफ खींच सकते हैं, मतलब एक और रेखा इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाली रेखा खींच सकते हैं और इस पूरे डायग्राम को हम लोग कहते हैं ग्राफ। जैसे कि हो सकता है कि ये दूरी और समय ग्राफ कहलाता है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरह का बने, एक सीधी रेखा बने। हो सकता है कि एक टेढ़ी रेखा बने, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेढ़ी रेखा बनता है तो क्या दर्शाता है, सीधी रेखा बनता है तो क्या दर्शाता है, अभी थोड़ी देर में, है ना। ओ नो, अभी तक तो आप लोगों ने क्वेश्चन कोई किया ही नहीं, तो हम लोग इसके ग्राफ के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गति घट रही है। घटने का मतलब है कि यहाँ पे त्वरण जो भी होगा वो मंदन होगा, है ना। तो आपको ज्ञात करना है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे त्वरण मंदन है। इसका मतलब जब भी अब इसको निकालेंगे त्वरण को तो वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि मंदन त्वरण को ही ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है ना। तो आंसर क्या है, दिया है क्या दिया है कि बस की गति जो है 5 सेकंड में, मतलब समय दे दिया है, t बराबर 5 सेकंड, ओके। 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, यानी कि पहले चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दर्शाते हैं। आप लोग त्वरण की परिभाषा में देख लीजिए, आप लोग लिखे हैं, है ना। से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि बाद का वेग क्या है, v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्ञात करना है बस का त्वरण, a बराबर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने वेग का मात्रक पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक, जिसमें आप लोगों ने द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड और ताप का मात्रक सेल्सियस अथवा केल्विन पढ़ा है ना। इन मात्रकों को एक दूसरा नाम दिया गया है। इन मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और शॉर्टकट में मात्रक अथवा इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं SI यूनिट अथवा SI मात्रक कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक, इन मात्रकों को, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होगा सेकेंड,
इन मात्रकों को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग द्रव्यमान को मन में भी नापते हैं। एक मात्रक होता है ना मन, एक मन का मतलब होता है 40 किलो, आपको पता है कि नहीं? पसेरी में भी मापते हैं, एक पसेरी का मतलब होता है 5 किलो, आपको पता होगा। इसी तरह से विदेशों में द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, है ना। तो ढेर सारे मात्रक होने पे समस्याएं बहुत हो रही थी कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे गए तो वहाँ पे मात्रक बदल गया तो सामान खरीदने में बेचने में सब समस्या हो जाती थी, है ना। तो इसीलिए लोगों ने मिल करके एक फिक्स मात्रक बनाया कि हम लोग इसी मात्रक का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, है ना। उसी मात्रक को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक। मतलब कि ऐसा मात्रक जो विश्व में सभी लोग मानते हैं। ठीक। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया है चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इस तरह के सवाल में गलती होने से बचने के लिए, अभी आप लोग छोटे हैं, बाद में इसमें भी हल करना सीख जाएंगे, तो गलती होने से बचने के लिए हम लोग इसको हमेशा एसआई पद्धति में लिखते हैं, एसआई मात्रक ही यूज़ करते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो एसआई मात्रक में इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और हमको पता है कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें तो वो हो जाएगा एसआई पद्धति में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अथवा u बराबर, यहाँ पे दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए एसआई पद्धति में बदलने के लिए एकदम छोटा सा सिंपल तरीका, 80 को 80 रहने दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप लोगों ने एक पूर्व लग्न और गुणांक का एक टेबल बनाया था, उसमें आप लोगों को किलोमीटर के बारे में बताया गया है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, है ना। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये तुरंत जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे कि किलोमीटर और घंटा को हम लोग मीटर और सेकंड में बदल देंगे, वैसे ही ये एसआई पद्धति में बदल गया, है ना। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक। अब देखिए ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 40 पाँचे 200 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। एक तो मिल गया कि प्रारंभिक वेग बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। अब दूसरा वाला इसी तरह से, तथा v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इस 60 में हम लोग गुणा कर देंगे 1000 मीटर बटा घंटा को 3600 सेकंड, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 5 दूनी 10, ये 18 दूनी 36। अब ये 60 है ना। तो हम लोग इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18, ये 30 दूनी 60। ठीक है, तो ऊपर हो गया 30 और 5, तो 30 पाँचे हो जाएगा 150 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। अब हमको त्वरण ही ज्ञात करना है, तो त्वरण का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा कि a बराबर v माइनस यू बटा टी पढ़ा। तो v का मान रख दीजिए, v का मान है 150 बटा 9 माइनस u का मान है 200 बटा 9 और t का मान है 5। सारे मान रख दिए हमने। ऊपर वाला हो जाएगा, इसको शायद आप लोगों को हल करना आता होगा, तो इसमें 1/9 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, और नीचे 5 है तो 1/9 कॉमन लेके नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 200 बटा, ये कॉमन ले लिए हैं तो नीचे आ जाएगा 9 गुणे 5, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना। तो 150 माइनस 200 कितना होता है? 150 माइनस 200 होता है -50 बटा 9 गुणे 5,
हुआ। तो यहाँ से अब देखेंगे 5 10 50 हो गया, तो ये बराबर हो गया -10/9। क्या इसका मात्रा त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया, यही आंसर होगा। और आप लोगों ने पहले ही देखा कि ये मंदन त्वरण है, और मंदन त्वरण है इसीलिए देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह आया हुआ है। ठीक, तो ये मंदन त्वरण है इसीलिए ऋण चिन्ह आया है। और यही आपसे पूछा था कि अगर चाल पहले 80 से 60 हो जा रही है, ठीक है, और समय 5 सेकंड लग रहा है, तो त्वरण कितना है? तो त्वरण इतना है, और ये मंदन का है, मंदन का है ब्रैकेट में। ओके, तो ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिखेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से हल करिएगा, है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो आप देख रहे हैं कि समय बदलने पे, मतलब समय बढ़ा है, तो चाल उसकी बढ़ी है, क्योंकि पहले रेलगाड़ी रुकी हुई थी, चलना शुरू की है और 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर ली है ना। तो यहाँ पे त्वरण जब आप निकालेंगे तो आएगा धनात्मक त्वरण। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको हल करिएगा।